आज सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं। उसी दिन ये आवाज उठी थी, हमने कहा था महाराज जी से जब मिल के आगे कि मेडिकल कॉलेज बन गया, अगर वहां एक नर्सिंग इंस्टीट्यूट बन जाए, जीएनएम की, एएनएम की, तो वहां की लड़कियां जो आज नर्सेज की, स्टाफ नर्स की ट्रेनिंग करने के लिए लखनऊ जाती, कानपुर जाती हैं, वो इसी मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग करेंगी। जीएनएम की, एएनएम की, मेडिकल कॉलेज की मरीजों की, सिद्धार्थनगर के मरीजों की सेवा करेंगी और सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज के साथ साथ जीएनएम, एएनएम भी हो जाएगा। आज ऐतिहासिक दिन है कि प्रधानमंत्री जी को लाके आपने मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण कराया था और आज स्वयं आकर के जीएनएम, एएनएम का नर्सिंग इंस्टीट्यूट का शिलान्यास कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत होना चाहिए। एक बार आप खड़े होकर के इसके लिए अभिनंदन करिए, मेरा आपसे आभार है। एक बार खड़े हो जाइए सारे लोग। ये इस जनपद के लिए इतनी बड़ी सौगात है कि हमारी बेटियां, उनको यहाँ जीएनएम, एएनएम मिलेगा। आप लोग बैठ जाइए, जीएनएम, एएनएम मिलेगा। शायद ये विकास की गंगा में क्या तुलना करूं। आज आपने शायद काला नमक चावल किसी को मालूम भी नहीं होगा। क्या मालूम अखिलेश यादव को, मायावती को? आप जानते हैं गोरखपीठ का संबंध रहा है। बुद्ध के, गौतम बुद्ध स्वराम धन वो प्रसाद के रूप में काला नमक चावल देते थे। और आज जब मुख्यमंत्री आप बने तो उत्तर प्रदेश में हर जिले को एक जिला, एक उत्पाद आपने दिया और सिद्धार्थनगर को उस गौतम बुद्ध की पहचान से आपने काला नमक चावल को आपने एक जिला, एक उत्पाद में लिया। जहां केवल 2700 हेक्टेयर काला नमक पैदा होता था, आज 15,000 हेक्टेयर पैदा हो रहा है। आज यहां से चावल एक्सपोर्ट हो रहा है और यहां के किसानों की आय बढ़ रही है। कितनी चिंता है कि गौतम बुद्ध की जन्मस्थली को आपने 24 करोड़ विपासना केंद्र के लिए दिया। जैसे सारनाथ का विकास हो रहा है, कुशीनगर का विकास हो रहा है, बोध गया का विकास हो रहा है, जैसे श्रावस्ती का विकास हो रहा है, वैसे आज आपने तय किया। और मैं तो कहता हूं कि आज आप ये सब लोग इस बात का विश्वास दिला दीजिए कि जितनी चिंता योगी आदित्यनाथ जी को इस सिद्धार्थनगर की है, तो अगर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस बार, आवाज ही नहीं आई, इस बार सिद्धार्थनगर में, क्या सिद्धार्थनगर में आदरणीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को ये जनता कह रही है कि आप उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीत के आप नरेंद्र मोदी जी के 400 पार के सपने को पूरा करने का काम करेंगे और सिद्धार्थनगर की सीट 4 लाख के पार होगी। हाथ उठा के आप लोग बता दें, केवल हाथ उठा के बता दें कि 4 लाख के पार होगी। आप आईटीआई दे रहे हैं, आज 3 आईटीआई का लोकार्पण, एक आईटीआई नहीं था, एक पॉलिटेक्निक नहीं था, आज आप हर ब्लॉक में आईटीआई दे रहे हैं। आज 11 कस्तूरबा बेटियों के लिए छात्रावास दे रहे हैं। मैं कितनी विकास की क्या मांगू, बिना मांगे आप देते। इस सिद्धार्थनगर की विकास के लिए जिस तरह से, एक बार जोरदार तालियां बजाइए जब माननीय मुख्यमंत्री जी के इतना उदार है कि आज गोरखपीठ के पीठाधीश्वर, गोरखपुर, पूर्वांचल, सिद्धार्थनगर और यह सिद्धार्थनगर गौतम बुद्ध है। जब आज के 14 के चुनाव में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए थे, यही कहा था उन्होंने कि हमको 300 सीटें चाहिए, तो आपने कहा था 30वीं सीट जो 300 सीट होगी वो सिद्धार्थनगर की होगी, जगदम्बिका पाल की होगी। आपने उस वचन को निभाया था। आज आप परम पूज्य योगी जी को कहिए कि जो देश में मोदी जी का 400 सीटों का सपना है, उसको हम आज सिद्धार्थनगर से वायदा करते हैं कि ये 400 सीट के पार होगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। तो आज सिद्धार्थनगर में विकास की ऊंचाइयों को ले जाने का काम कर रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूं जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, यहाँ चुनाव में कभी 5 साल न अखिलेश आते थे, न कभी 5 साल मायावती आती थी, चुनाव में आते थे। आप जिस दिन मुख्यमंत्री बने, सबसे पहले यहाँ बाढ़ आई थी पूर्वांचल में, आप बाढ़ में आए। कोई मुख्यमंत्री आज तक
खैनी उतर के खैनी सीतल गांव में 45 मिनट सुरक्षा प्रशासन डीएम के मना करने के बावजूद भी 45 मिनट मोटर बोट पे बैठ के जो गांव पूरा पानी से घिरा था उस पूरे खैनी सीतल में स्वयं जाने का काम किया था। और उसी का प्रबंधन है कि आज हमारे बंधे ऊंचे हुए। आज जो बाढ़ की भी सबसे बड़ी समस्या थी, सबसे बड़ी समस्या, आपने उस बाढ़ की समस्या का भी समाधान किया है। और आज जो किसान के आय के उत्पादन को आप दुगना करना चाहते हैं, या इस उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री के $5 ट्रिलियन में दुनिया की 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था में उसमें अगर कोई सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन होगा तो आपके नेतृत्व में योगी जी उत्तर प्रदेश करेगा। आदरणीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए मैं एक बार आपका धन्यवाद देता हूं। एक बार आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए जोरदार से। योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। सिद्धार्थनगर को विकास की एक रफ्तार प्रदान करने के लिए आज जनपद में 1895 करोड़ की कुल 551 परियोजनाओं का सौगात भेंट करने के लिए स्वयं हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी उपस्थित हैं। यह हम सबको गौरव विभूषित कर रहा है। मैं बड़े ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा, कृपया बटन दबाकर इन विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करें। आपकी जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने शुभ कर कमलों से आप देख रहे हैं दोनों तरफ ये शिलापट लगे हुए हैं, उनका शिलान्यास और लोकार्पण जनपद के 5 विधानसभा क्षेत्रों में कर रहे हैं बटन दबाकर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। विकास के शिखर पर राष्ट्र में उत्तर प्रदेश जो प्रतिबिंबित हो रहा है उसमें जन जन को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अब मैं मंच पर अपने लाभार्थियों को आमंत्रित करूंगा जिनको माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा आज ये लाभ प्राप्त होगा। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत स्मार्टफोन का वितरण कुमारी साक्षी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा। इसके पश्चात मोहम्मद आरिफ शाह, आपको भी स्मार्टफोन का वितरण किया जाना है, और कुमारी रेखा, ये तीनों युवाओं को तकनीकी रूप से समृद्ध बनाने हेतु स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के माध्यम से स्मार्टफोन का वितरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा आपके बीच में संपन्न हो रहा है। आपकी जोरदार तालियां। बहुत बहुत बधाई कुमारी साक्षी स्मार्टफोन प्राप्त करती हुई। इसके बाद मोहम्मद आरिफ शाह, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत स्मार्टफोन। कुमारी रेखा, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत स्मार्टफोन। इसके बाद श्री सचिन अग्रहरी, आपको टैबलेट का वितरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा वितरित किया जा रहा है। इसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के तहत सुश्री रुखसार बानो, जिन्होंने विद्युत सखी के रूप में 4,29,71,1496 करोड़ रुपए विद्युत बिल का संकलन किया है, जिसके माध्यम से 4,19,414 रुपए का कमीशन उन्हें प्राप्त है। एक बार जोरदार तालियां रुखसार जी के लिए। इसके बाद मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो JEAS से प्रभावित श्रीमती निर्मला जी, जिनको आवास का यह चाबी वितरण हो रहा है। श्री राम भवन जी, जो दिव्यांग लाभार्थी है मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के, आपको भी आवास का गृह प्रवेश सांकेतिक चाबी के रूप में प्राप्त होता हुआ। इसके बाद श्रीमती संजना, मुख्यमंत्री आवास योजना में जिन्होंने दैवीय आपदा से आप प्रभावित हैं, आपको भी चाबी का वितरण। इसके बाद दीक्षा, जिनको सामुदायिक आधारित गतिविधि ICDS के अंतर्गत ये अन्नप्राशन संस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आपके बीच संपन्न हो रहा है। इसके बाद पंखुड़ी जी, ये अन्नप्राशन संपन्न कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपकी जोरदार तालियां एक बार मंच तक आनी चाहिए। इसके बाद पंखुड़ी जी,
बाल भविष्य का अन्नप्राशन संस्कार आज गौतम बुद्ध की इस पावन भूमि पर माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद पंखुड़ी जी सामुदायिक आधारित गतिविधि ICDS के तहत आपको भी अन्नप्राशन संस्कार में शामिल होने का अवसर माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली हमारे सभी लाभार्थियों के लिए जिनको सांकेतिक लाभ का वितरण आज संपन्न किया जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराना चाहूंगा कि आज ही 1200 लाभार्थियों को स्मार्टफोन का वितरण अभी इसी परिसर से जिला प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। मैं अतिथियों से आग्रह करूंगा कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश, इस संकल्पना को यथार्थ में परिवर्तित करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। प्रदेश के विकास को समर्पित आपकी निरंतर सक्रियता और सकारात्मक दृष्टिकोण नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में हम सबको जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। मैं बड़े ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा हम सबको अपने आशीर्वचनों से अभिषेचित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जनपद सिद्धार्थनगर की विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में लोकप्रिय सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी, माननीय विधायक जय प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्लस्टर प्रमुख प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शीतल सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री श्याम धनी राय जी, विनय वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान जी, पूर्व मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी, पूर्व विधायक श्री राघवेंद्र सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में जनपद सिद्धार्थनगर के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, होली के पूर्व लगभग 1900 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए मैं आप सभी सिद्धार्थनगर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, अभी आपके लोकप्रिय सांसद यहां भाषण कर रहे थे। जब उनका टिकट घोषित हुआ था, कुछ लोग कह रहे थे कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को टिकट दे दिया, लेकिन जब वो भाषण कर रहे थे तो ऐसा लगता था कोई 40 साल का नौजवान बोल रहा हो। अच्छे अच्छे जवान उनके सामने फेल हैं। और पिछले 10 वर्ष के अंदर मैंने देखा कि कोई सांसद अपने संसदीय क्षेत्र की जनता के साथ वहां की सुख दुख की
उनकी समस्या हो, विकास से जुड़ी हुई कोई समस्या या आपदा से संबंधित कोई समस्या, जितनी त्वरित और जितनी सहानुभूतिपूर्वक वे यहां के गरीबों के साथ, गांवों के साथ जुड़े हुए हैं, अन्य इस प्रकार का जन सांसद मिलना बहुत कठिन है। और मैं इसके लिए श्री जगदम्बिका पाल जी की सवानी के लिए उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, और आपको भी ऐसा सांसद मिला, इसके लिए हृदय से मैं आपको बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, सिद्धार्थनगर जनपद आज आकांक्षात्मक जनपद से उभर करके एक विकसित जनपद बन रहा है। आकांक्षात्मक जनपद यानी पिछड़ा जिला ये था ही इसलिए क्योंकि यहां पर बुनियादी सुविधाएं नहीं थी। शासन की गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ किसी गरीब को नहीं मिल पाता था। शिक्षा और स्वास्थ्य में पिछड़ा था, रोजगार नहीं था, कृषि और जल संसाधन की स्थिति अत्यंत खराब थी, उद्योग धंधे ना के बराबर थे, और एक तरफ माफिया गरीब के हक को हड़पता था और दूसरी तरफ मच्छर यहां के नौजवानी को बचपन में ही निगल जाता था। इंसेफ्लाइटिस से सबसे अधिक पीड़ित कोई जनपद था, उनमें से सिद्धार्थनगर जनपद भी एक था। मैंने अपनी आंखों से पिछले 30 वर्ष के अंदर हजारों बच्चों को इंसेफ्लाइटिस की महामारी से काल कलवित होते हुए देखा है। उन बच्चों के जीवन को बचाने के लिए सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ता था, और तब मेरे साथ भले विपक्ष में उस समय श्री जगदम्बिका पाल जी रहे होंगे, लेकिन मेरे साथ तब भी वहां मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाने का काम करते थे। तो विपक्ष का एकमात्र सांसद होता था जगदम्बिका पाल। वे कांग्रेस के सांसद थे, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ मेरा प्रस्ताव था, और उस सदन में एक व्यक्ति अपनी सरकार के खिलाफ खड़ा होकर के यहाँ की मासूमों को बचाने के लिए उस समय खड़ा हुआ था, और बहनों भाइयों वो नाम था जगदम्बिका पाल का। पूरा सदन भौचक था कि मैं तो विपक्ष में था ही, लेकिन मेरे स्वर में स्वर मिलाने का काम कोई एक सांसद कर रहा है तो वह जगदम्बिका पाल कर रहा है। और बहनों भाइयों, आज जब हम लोग आज कह सकते हैं कि सिद्धार्थनगर जनपद अब इंसेफ्लाइटिस से मुक्त हुआ, बीमारी समाप्त हुई, इसके बहुत सारे कारण हैं। हमने मच्छर भी समाप्त किया, माफिया भी समाप्त किया, और जब मच्छर और माफिया समाप्त होता है तो बीमारी भी समाप्त होती है, और बीमारू राज्य की श्रेणी से, बीमारू जनपद की श्रेणी से उभर करके, आकांक्षात्मक जनपद की श्रेणी से उभर करके आपका जनपद भी विकसित जनपदों की श्रेणी में आकर के खड़ा हो चुका है। ये विकास की योजनाओं का परिणाम है। आज यहाँ पे अच्छे अच्छे विद्यालय बन रहे हैं। मैं सुबह समीक्षा कर रहा था सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय आज एक नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। सरकार ने उसको पूरा पैसा दिया है। वहां अब नए नए पाठ्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं। अब एक नई पहचान के साथ सिद्धार्थ विश्वविद्यालय अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। तो हर घर नल योजना, स्वच्छ भारत मिशन यहाँ के बच्चों की बीमारी को पूरी तरह समाप्त करके यहाँ के लोगों को एक नया जीवन दे रहा है। माधव बाबू के नाम पर स्थापित माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर की एक नई पहचान बन रहा है। तो आज यहाँ की बेटियों को नर्सिंग की पढ़ाई के लिए दूर न जाना पड़े, इसके लिए सिद्धार्थनगर में ही नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास भी हम करने जा रहे हैं।
अभी जो कार्यक्रम हुआ है ना, इसमें नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास भी आपके सिद्धार्थनगर जनपद के लिए। जिन गांवों में अब तक हर घर नल योजना से शुद्ध पेयजल नहीं पहुंचा है, उन गांवों के लिए पानी पहुंचाने के लिए, जल शुद्ध जल पहुंचाने के लिए, आरओ का पानी पहुंचाने के लिए भी हम लोग आज शिलान्यास कर रहे हैं। और जहां कनेक्टिविटी से नहीं जुड़ पाया हो, उन गांवों को कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने के लिए आए हैं। अब मुझे बताओ, होली के पहले 1900 करोड़ रुपए का उपहार एक बार फिर से सिद्धार्थनगर जनपद वासियों को प्राप्त हो रहा है। इसके लिए बधाई, आप सबको बधाई, पूरे सिद्धार्थनगर वासियों को बधाई। बहनों भाइयों, आज हमारा भारत बदल चुका है, हमारा भारत बदल चुका है। दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ रहा है। पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी भारतवासी जाता है, सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। हमारी सीमाएं सुरक्षित हुई है, देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा की स्थिति सुदृढ़ हुई है, विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं आ रही हैं। कहीं हाईवे, कहीं रेलवे, कहीं एयरपोर्ट, कहीं गांव की बेहतरीन सड़क, 4 लेन 2 लेन की सड़कें गांवों को जोड़ रही हैं। गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर गरीब को प्राप्त हो रहा है। राशन की सुविधा, 4 साल से हर गरीब को फ्री में राशन, अगले 5 वर्ष तक लगातार प्राप्त होगा। 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर हर गरीब को दिया जा रहा है। बहनों और भाइयों, सिर ढकने के लिए गरीब को छत मिल जाए, बेटी के जन्म लेने से लेकर के उसकी स्नातक तक की पढ़ाई और शादी ब्याह के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना या मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला जैसी योजनाएं, मातृ वंदना जैसी योजनाएं आज बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। ढेर सारी ऐसी योजनाएं, हस्तशिल्पियों के लिए पीएम विश्वकर्मा और मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजनाएं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से आपके जनपद के काले नमक चावल को वैश्विक मान्यता प्राप्त हो जाना, ये एक नए भारत के रूप में हम सबकी पहचान को प्रदर्शित कर रहा है। इस नए भारत में मेरे बहनों और भाइयों, इस नए भारत में हमारे नौजवान के लिए आजीविका भी है, तो हमारे आम नागरिक की आस्था का सम्मान भी है, आस्था का सम्मान भी है। आप सोचिए, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त किया ना, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ ना, रामलला का विराजमान हो गया है ना। आप मुझे एक बात बताओ, कितने लोग गए अयोध्या? सिद्धार्थनगर जनपद के काफी लोग जा चुके हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, 22 जनवरी यानी 23 जनवरी से लेकर के 10 मार्च तक 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने अयोध्या में अब तक दर्शन किया है। 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने, और ये पूरे देश के अंदर के थे। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश वासियों से कहा था, पहले देश के लोग करेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग करेंगे। और दर्शन वहां पे आज भी हो रहा है। कल मैं अयोध्या में था, लाखों लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। अब आप लोग भी जाइए, दर्शन करके आइए। आप मुझे बताओ, ये जो गरीब को राशन मिल रहा है, क्या ये कांग्रेस सपा बसपा के लोग दे पाते? क्या ये फ्री में राशन दे पाते? ये गरीब को जो मकान मिल रहा है, क्या ये कांग्रेस सपा बसपा के लोग दे पाते? ये 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर क्या ये लोग दे पाते? और ये जो गरीब को राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है, क्या ये कांग्रेस और सपा बसपा के लोग दे पाते? तो जब ये लोग दे नहीं सकते हैं, जब ये लोग आपका सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते हैं, आपकी आस्था को भी सम्मान नहीं दे सकते हैं, तो
तो फिर उनको अपने सिर पर बिठा करके ढोने की आवश्यकता भी नहीं है। मैं यही कहने के लिए आया हूं। आज भारत प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प के साथ आगे बढ़ा है जो उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष पर भारतवासियों से कहा था, विकसित भारत के लिए। पूरे देश की एक आवाज है, विकसित भारत। हम सबका भी संकल्प होना चाहिए। हमारा संकल्प विकसित भारत, हमारा संकल्प विकसित भारत। और विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित सिद्धार्थनगर आवश्यक है और विकसित सिद्धार्थनगर के लिए भाजपा आवश्यक है। सहमत है ना? और भाइयों बहनों, पूरे देश के अंदर मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व में एक ही स्वर बढ़ रहा है। 2024 में भी अगर विकसित भारत की इस परिकल्पना को साकार करना है, मोदी जी ने 10 वर्ष के कार्यकाल में जो भारत दुनिया की 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था, 11वें नंबर पर हमारा स्थान था, मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में वह भारत आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। और मोदी जी को तीसरा कार्यकाल दीजिए। तीसरे कार्यकाल में अगले 3 वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब आप जानते हैं? प्रति व्यक्ति आय में कई बढ़ोतरी होगी। देश की जीडीपी बढ़ेगी तो प्रदेशों की भी और जनपदों की भी इनकम बढ़ेगी और भी विकास के कार्य आएंगे, हर घर में खुशहाली लाएंगे। ये विकसित भारत की परिकल्पना को साकार और मूर्त रूप देने के लिए पूरे देश से एक ही आवाज आ रही है। 2024 की एक ही आवाज है, एक ही स्वर है पूरे देश से कि फिर एक बार ये सिद्धार्थनगर की आवाज नहीं है, सिद्धार्थनगर की आवाज में बोलो, फिर एक बार मोदी सरकार। तो मोदी सरकार के लिए सब लोग सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं। जिन कार्यों का शिलान्यास हो रहा है और जिन कार्यों का लोकार्पण हो रहा है, इनको शिलान्यास वालों को पूरा करने और जिनका लोकार्पण हो रहा है, इनका लाभ लंबे समय तक जनता जनार्दन को प्राप्त होता रहे, इसके लिए भी फिर से डबल इंजन की सरकार, मोदी सरकार आवश्यक है। और इसके लिए सिद्धार्थनगर में जगदम्बिका पाल भी आवश्यक है। सभी लोग सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं? तो फिर मेरे साथ दोनों हाथ मिला करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास और यहाँ के जनमानस के उत्थान है सदैव संकल्पित रहने वाले हमारे जनप्रिय लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पधार कर जनपद के विकास को परियोजनाओं की इतनी बड़ी सौगात देने के लिए हम पूरे जनपदवासी आपके आभारी हैं। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
You know, Dr. Jaishankar, I'll tell you, when I was about, I think I was 14 years old, and I was after I go to school, I used to go into my mom or dad's office, whichever was willing to have me, and I'd sit in my school uniform behind them. And I was in a meeting once where one of the sales guys came in and said, like, the client, there's a particular advertiser client, he's very unhappy because he had booked an inside page ad, and we put the ad on the international page of the newspaper. So he said that any ad for the inside page, any page is okay, but not the international page, because nobody reads the international page. You've changed that. I've improved your revenues. You might have made our jobs a tiny bit easier. You've definitely made journalism in foreign policy a lot more accessible and easier, for sure. People actually read and consume it. No, but I read the book. Absolutely loved it. I read the previous book as well. Highly recommend it because I think it really shows sort of the thought process behind all the nimbleness and the competitiveness that Dr. Jaishankar talks about, and we've all read him and heard him saying on Insta Reels and Facebook Lives and posts and all of that. But it talks about making foreign policy accessible, and that's a big thing that you've done. Is you've like, why does foreign policy matter to you? Is a big part of what you've kind of said. So, just walk us through exactly that. That how have you become this kind of rock star of foreign policy? And like, I mean, I got a 17-year-old, messaging me saying, I want to come and get a selfie with Dr. Jaishankar. I've got messages like this only for like Vicky Kaushal and Shah Rukh Khan Adda, but I've not, So okay. Now, let me in a way, two questions. One, why, how foreign policy has become popular, or why is it relevant? The other, in a way, why the book? I mean, one flows from the other. Because I wrote the book primarily to convince people that today foreign policy does matter to you, that it is not something which is on the inside page of Indian Express. Occasionally there are first page stories as well. Yeah. But if you actually look at our lives, last 5 years, 10 years, with each passing year, something abroad has happened which has fundamentally changed our life. And the biggest thing in the last 5 years has been COVID. When first news of COVID came out, this would have been early January, which one of you would have thought that next 2.5 years, this is going to take over your lives? Now, it's not just COVID. I mean, there have been conflicts in the world before. But if you look today at the conflict in Ukraine, or you look at what's happening in Gaza and the Red Sea, it's actually affecting bread and butter issues in this country. Your petrol price goes up. Sometimes, fortunately, we are not a food importing country anymore, but we saw in Sri Lanka, for example, that, food prices went up, petrol prices went up, generally inflation goes up. Because of, again, we had, there are people here who are involved in international education. Now, we have today about 1.2 million students studying abroad at any given time. So the moment there is conflict, the first question we ask ourselves is, okay, how many of our people are out there? Yep. Now, we've done, again, you look at the last few years, we had Operation Ganga in Ukraine, we had Operation Kaveri in Sudan, and people go to work today. COVID was for us an amazing experience to discover how many Indians are working abroad. And, there, in many of them are people whose jobs are abroad, but they live in India. Shipping, people in maritime shipping, airline staff, hotel staff, students. So the globalization of India today, it's important for us all to understand it, recognize it, worry about it sometimes, but also look at the opportunities in it. Now, why did I write the book? Partly I kind of write stuff. I mostly do my own, foreign ministers have to speak. So I had a long history of writing for other people. I thought I may as well write for myself now. So I do that. And then if you write, you have a natural desire to communicate. And when I looked at 10 years of Modi, and I asked myself, where were we in 2014? Where are we in 2024?
And then I looked around saying, somebody needs to tell this story. And finally, after, looking around, I decided, okay, I'm probably the best guy to do it. And that's how we ended up here. I think talking about the last decade, you've been foreign minister for 5 years, foreign secretary for 3, and before that, as ambassador to US, and then 4 years in China. In some sense, you've been the transition figure from the previous decade to this decade. In your book, there is a chapter on the decade of transformation. So how would you sum up that transformation? I think in many ways what Anant was saying, the way the people see and think about India has changed. So what is it that you've done that's made a difference? Of course, it's an advertisement for yourself as Sure. well, but I think there is a real one as well. In terms No, look, it's not just an advertisement for me, I think in many ways, because I would say you are a kind of, obviously part of the ideas and conceptualization team, but if you are to have big change, you need that vision. You need that sense of, I am here, I'm going to go there, I'm capable of it, I can convince my people I can do this. And it's not just a, sort of a simple vision of I need to be big and need to be great. It needs to be a vision which would, say, okay, my defense capabilities need to be here, my manufacturing needs to be there, my foreign trade needs to be here, I should prepare for the global workplace, I should build deep strengths, this should be my response to terrorism, that should be, if I'm challenged on the border, what I will do. So there's a whole sort of, I would say, almost a kind of a mindset out there. So one part of it is that, The second is the part we've already discussed, which is if we are, at the end of the day, we are 1.4 billion people, biggest resource is people. And we are preparing for a globalized world. Why am I not leveraging people? Why is it that, there are restrictions on mobility? People say we must have access to capital, we must have access to technology, to markets. They should have mobility should be part of the conversation as well. And then finally, there is this issue, which is, if you have aspirations, what we will be will depend on what we are and what we were. So there must be a sense of history. There must be, where am I coming from? What am I about? So it's in a sense revisiting the past, redoing the present, and preparing for the future. And the way you do it, Dr. Shah, I think maybe that's one of the reasons why you're such a rock star and this popularity. I'm not just saying it to sort of praise you. There is a genuine kind of a rock star kind of a image that you have. Is when you talk about Indian foreign policy, you do it in a way that people feel good about India. But I think people should feel good about it. Of course. No, of course they should. Look, things are happening. Of course. Just think today, today you had testing of Agni 5, It's a big step. Every day, I think 2 days ago you had the Sela tunnel. Every day something is happening in India. We used to think, we'll have a project, maybe 5 years, 10 years. Many projects didn't even get off ground. Today, actually, what was promised is happening in the tenure, sometimes in the same tenure of the government. So we have changed, and we should be proud of it. Yeah. Is it because you had, if you look at the previous 30 years, since Rajiv Gandhi passed away, there is not a single government with a majority. So having a full majority, a leader who's got control over his own party, how much difference has made to both the way the world sees us and the way we deal with the rest of the world? Look, I definitely, no question, majority in a democracy, that too in a big country, a very pluralistic society with all the diversity we have. It is important at the end of the day of, that whole churning which ends up in an election produces a decisive outcome. No question about it, because we have seen the majority period and we have seen the coalition period, and I think nobody wishes a coalition on this country ever again. I think that's pretty obvious. Even though the big reforms happened during a coalition government, a very weak coalition government. No, I would say the big reforms actually have happened in the majority government. Now, what happened, if you are referring to 91, 92, yes.
91-92 was a reform which was done with our backs to the wall. Yeah. So we did the reforms we must. We didn't do the reforms we should. I mean, there were other things we should have done. Very But, interesting. you know, by which time the consensus started fraying, the appetite to go further was not there. So I would say, yes, definitely majority government makes a difference. But I don't think it's as simple as that. I really think it, you know, in a way, you need a kind of a vision, a leadership which will motivate the country, which will get people to do more than normally, you know, they would get out of their comfort zone. People would be willing to take risks, experiment with things. It requires, you know, one of the good things about this government, the big changes I've seen over the last 10 years is actually the follow-up. That let me tell you, there's nothing more awkward in your career. This I'm talking not of my ministerial tenure, my secretary tenure. To be put in front of a whole lot of your peers and being hauled up by the Prime Minister saying, why didn't that get done? And what is your explanation for it? So what it does is, the moment the top demands accountability and gets after you saying, look, this was to be done, this is your cost overrun, this is your time overrun, you said at the last meeting this would happen. The moment you start getting that kind of follow through, I mean, it's like a business principle. That any organization, if the leader is hands-on, the leader is demanding, the leader pushes himself or herself, let me tell you, it will be a very different organization, and that's actually what's happened to this country. From a foreign policy perspective, you know, what is it for the third term, assuming you guys get a third term, and it looks like it's going to happen? Well, thank you very much. I didn't doubt it. What is it that you sort of, what is that big, bold kind of, we keep hearing big, bold news, you know, new things. From a foreign policy perspective, what is that sort of we should be looking forward to or expecting